नमस्कार। खेत खलिहान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, उद्योग धंधे के मामले में हमारा देश काफ़ी प्रगति पर है और नित्य नए कारखाने लग रहे हैं। हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में हमारा देश प्रगति कर रहा है। लेकिन आज भी हमारा देश कृषि प्रधान देश ही है। आज भी जो हमारे देश की कुल जनसंख्या है उसका अधिकांश भाग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर करता है। अब सवाल ये उठता है कि हमारे जो किसान हैं वह बढ़ती हुई जनसंख्या का दुष्परिणाम झेल रहे हैं। खेत के उनके टुकड़े हो रहे हैं। अब कम ज़मीन में उनको खेती करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो हमारे जो किसान हैं कम ज़मीन में वैज्ञानिक विधि नहीं अपनाएंगे, अगर सघन खेती नहीं करेंगे तो उनको ज़्यादा लाभ नहीं होगा। तो आवश्यकता इस बात की है कि वे ज़्यादा परिश्रम करें और ज़्यादा परिश्रम करने के साथ साथ जो भी खेती करते हैं उसमें वैज्ञानिक सलाह का ज़रूर ध्यान में रखें। आलू हमारे देश की प्रमुख फसल है, हमारे बिहार की भी प्रमुख फसल है। जाड़े में इसकी खेती बिहार में होती है। अभी आलू की खेती का समय चल रहा है। आलू में भंडारण क्षमता अधिक होने के चलते सालों भर इसका इस्तेमाल हमारे किसान करते हैं और आलू जो है सभी सब्जियों का आधार है। आलू की खेती वैज्ञानिक विधि से आप कैसे करेंगे, इस विषय में आज हम आपको जानकारी दिलाएंगे। हम आए हुए हैं पिपरा कोठी में। यहाँ पर डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री कॉलेज है। वहाँ पर एक सहायक प्राध्यापक हैं हमारे साथ में, रामाऊ शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम आपसे सबसे पहले ये तो जानना चाहते हैं कि आलू के महत्व को तो हमारे किसान भी समझते हैं, सभी लोग समझते हैं। आलू का खेती का समय अभी चल रहा है, तो अभी आलू की खेती का मुनासिब समय कब से लेकर कब तक है, जिसमें खेती करें किसान तो उनको घाटा नहीं उठाना पड़े, उत्पादन उनको सही मिले? आलू की खेती के लिए जो सबसे उपयुक्त समय है अक्टूबर के महीने से लेकर के दिसंबर के महीने तक किया जा सकता है। लेकिन जो मुख्य हमारा फसल है वो अक्टूबर से लेकर के नवंबर के महीने तक किया जाए तो ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होगा। अधिक से अधिक यदि किसान भाई यदि लेट कर रहे हैं तो 15 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक यदि खेती हो जाती है तब तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जैसे ही 15 नवंबर के बाद हम आलू की खेती करते हैं तो उपज में काफ़ी हानि होती है। खेती करने के लिए हम दिसंबर तक कर सकते हैं, लेकिन 15 दिसंबर के बाद जब ही हम आगे बढ़ते हैं, खेती करते हैं, तो उतना उत्पादन प्राप्त नहीं होता है जितना होना चाहिए। इसलिए किसान भाइयों से मेरा निवेदन ये है कि यदि आलू की खेती करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं तो एनी हाउ आप 15 अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक, 15 नवंबर तक उसकी खेती समाप्त कर ले तो आपको उत्पादन भरपूर मिलेगा। सर, समय के बारे में तो आपने जानकारी दी। अब जलवायु एक समस्या है। जलवायु, तापमान वगैरह, इसका भी प्रभाव पड़ता है आलू की खेती के ऊपर। और एक समस्या हमारे यहाँ बेमौसम की वर्षा। निचली ज़मीन में कभी कभी वर्षा अधिक हो जाने के चलते जल जमा हो जाता है, खेती में विलम्ब हो जाता है। और ख़ास करके गंगा के उस पार के लोग हैं, दक्षिण बिहार के लोग, शाहबाद वगैरह के इलाका है, वहाँ गन्नी धान की खेती करते हैं। खेत देर से खाली होता है, तो ऐसी परिस्थिति में जो उनको आलू की खेती में थोड़ी परेशानी हो जाती है, देर से करना पड़ता है। अगर दिसंबर में आलू की खेती करनी हो तो किसान क्या सावधानी बरतेंगे, उसकी शस्त्रक्रिया क्या होगी? दिसंबर में यदि आलू की खेती करते हैं तो उत्पादन तो उतना नहीं होगा, लेकिन यदि खेत लेट से ही खाली हो रहा है, हमारी यही बातता है कि हम दिसंबर में ही करें तो किया जा सकता है। लेकिन उसके साथ साथ जो कुछ सावधानी है, जैसे दिसंबर के समय में तापमान काफ़ी कम हो जाता है और ये जो हमारा फसल है वो तापमान पे आधारित है। यदि तापमान 10 डिग्री से नीचे आ जाता है तो उत्पादन में काफ़ी कमी आती है। इसके लिए हमें कुछ सुझाव जो हम किसान भाई को देना चाह रहे हैं वो ये है कि यदि आप बुआई करने जा रहे हैं तो बीज उपचार करना बहुत मस्ट है, क्योंकि यदि बीज उपचार आप नहीं करते हैं तो आप उतना उत्पादन नहीं ले पाएंगे जितना उत्पादन आपको लेना चाहिए होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप बुआई से पहले बीज उपचार करें। बीज उपचार करने के लिए आप मैंकोजेब नामक दवा 1 लीटर पानी में 2 से 2.5 ग्राम मिला करके आप कटे हुए आलू को या जो पूरा कंद है उसको रख करके 15 मिनट तक आप उसमें डीप करिए और डीप करने के बाद निकाल करके फिर आप उसकी बुआई कर दीजिए खेत में। एक तो ये विधि हो गया। दूसरा विधि ये है कि आप चाहे तो दूसरी दवा से भी कर सकते हैं, जैसे कार्बेंडाजिम है, उसका भी आप 1 ग्राम दवा, 2 से 2.5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में मिला करके आप घोल बनाइए और घोल बनाने के बाद आप उसमें कटे हुए आलू को या जो पूरा कंद है उसमें डीप करिए और डीप करने के बाद 15 मिनट तक छोड़ दीजिए और तब निकाल करके आप उसकी बुआई करिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये 2 दवा है, दोनों दवाओं में से किसी भी एक दवा का इस्तेमाल आप बुआई के लिए कर सकते हैं। मैं इसलिए इस बात को रखा आपके सामने कि जैसे ही 15 दिसंबर आता है अपने एरिया में, तो 15 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक तापमान काफ़ी कम हो जाता है और उस समय पछेती झुलसा का प्रकोप ज़्यादा होता है। इसलिए मेरा सुझाव ये है कि यदि बीज उपचार आप करके बुआई करेंगे तो पछेती झुलसा का जो प्रकोप है वो देर से आएगा आपके फसल पे। सर, अब खेत की तैयारी या खेत का चुनाव,
वैसे हमारे किसान जो है हर तरह की ज़मीन में आलू की खेती करते हैं, ऊंची ज़मीन में भी करते हैं, मध्यम में भी करते हैं, नीची ज़मीन में भी करते हैं। चूँकि बरसात का मौसम तो है नहीं, इसलिए उनको ज़्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं रहती है। लेकिन जो हल्की दोमट मिट्टी है, ऊंची ज़मीन है, जिसको भीड़ ज़मीन हमारे किसान कहते हैं, वहाँ पर आलू की पैदावार अच्छी होती है। और जैसे ज़्यादा केवाल मिट्टी है, चाहे निचली ज़मीन है, वहाँ पर कुछ उसका पैदावार में असर पड़ता है। तो खेत का चुनाव हमारे किसान कैसे करें, जो भी ज़मीन उनके पास उपलब्ध है तो उसी में खेती करेंगे वो। तो खेत का चुनाव कैसे करें और खेत के चुनाव में उसकी तैयारी कैसे करें। तो आपकी जो ज़मीन हो वो ऊपरी ज़मीन हो और मध्यम ज़मीन हो, पानी जहाँ पे लगता नहीं हो, पानी निकलने का साधन हो, और साथ ही साथ एश्योर्ड इरिगेशन हो, मतलब सिंचाई का साधन वहाँ पे आसपास में उपलब्ध हो, वैसी ज़मीन को हम लोग आलू की खेती के लिए सिलेक्ट करते हैं। जहाँ तक खेत तैयारी की बात है तो खेत तैयारी के लिए सबसे पहले जो ट्रैक्टर चालित कल्टीवेटर है उसे एक जुताई हम लोग कर देते हैं, और 4 से 5 जुताई 4 से 5 जुताई फिर उसी से करते हैं। करने के बाद पाटा लगाते हैं। प्रत्येक जुताई के बाद हम लोग पाटा इसलिए लगाते हैं कि नमी उसमें बरकरार रहे, क्योंकि नमी यदि ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपका फसल उतना बढ़िया नहीं हो पाएगा। यहाँ पे एक और बात हम किसान भाइयों से बताना चाहेंगे कि खेत जुताई के समय यदि आपके खेत में नमी नहीं है तो आप पहले उसमें खेत में सिंचाई दे दीजिए, उसके बाद जो है तब आप जुताई करिए और तब रुपाई करिए, तो आपका उत्पादन ज़्यादा होगा। क्योंकि अक्टूबर नवंबर में यदि पहले यदि बारिश नहीं हुआ और अक्टूबर नवंबर में आप आलू की खेती करने जा रहे हैं और खेत में यदि नमी नहीं है तो फिर वैसे खेत में आलू की खेती करने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, तब तक जब तक आप उसमें नमी नहीं दे देते हैं। इसलिए मेरा सुझाव यही है कि यदि खेत में नमी नहीं है तो नमी बना करके उसके बाद जुताई करिए और तब जा करके प्लांटिंग करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक दूसरा सुझाव मेरा ये है किसान भाइयों से कि धान कटने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि आलू की खेती करते हैं। प्रायः यदि धान में हम लोगों ने खरपतवार का नियंत्रण नहीं किया है तो वो खरपतवार जो है वो खेत में बहुत ज़्यादा रहता है, और वैसे ही खेत में जोत करके यदि फिर से हम लोग आलू की खेती करते हैं तो उतना उत्पादन प्राप्त नहीं होता है। इसलिए ज़रूरी है इस बात का कि यदि बहुत ज़्यादा खरपतवार है आपके खेत में तो बहुत सारे केमिकल आजकल बाज़ार में उपलब्ध है। मेरा एक सुझाव होगा, एक ग्लाइफोसेट नामक दवा है जो 42% में बाज़ार में उपलब्ध है। 2 से 2.5 ml मात्रा 1 लीटर पानी में मिला करके जुताई से के 1 सप्ताह पहले यदि हम अपने खेत में छिड़काव कर देते हैं तो ये देखा जाता है कि जितना खरपतवार है वो सारा का सारा मर जाता है। उसके बाद यदि हम बुआई करते हैं, जुताई करके बुआई करते हैं, तब क्या होता है कि आलू का उत्पादन ज़्यादा अच्छा होता है। अब प्रश्न है कि आलू की रुपाई हमारे किसान कैसे करें, कौन सी विधि को अपनावें। आमतौर पर देखा जाता है कि हमारे यहाँ किसान है आलू को काट कर रोपते हैं, एक आँख 2 आँख उसमें से निकाल लिए और उसके बाद उसकी रुपाई करते हैं। जबकि आप कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि नहीं, आलू ज़्यादा बेहतर होगा कि अंडे के आकार का साबुत आलू, समूचा आलू रोपा जाए। अगर काटना भी ज़रूरी हो तो कम से कम 2 से अधिक 2-3 आँखें उसमें होनी चाहिए और उसके बाद उपचारित अवश्य उसको कर लें। तो ये बात रहती है उसमें। दूसरी बात है कि कभी कभी देखने में आता है लाइन से लाइन की दूरी, पंक्ति से पंक्ति की दूरी और एक कंद से दूसरे कंद की दूरी, तो उसमें भी सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। कभी कभी उसमें मिश्रित खेती भी किसान करते हैं, तो उसके बारे में ज़रा विस्तार से आपसे हम जानकारी चाहेंगे। जहाँ तक आलू के बीज का बात है, रुपाई की बात है, तो मैं किसान भाइयों से ये बताना चाहूँगा कि आलू का जो आलू कितना हम लगाए अपने खेत में, 1 हेक्टेयर खेत में, ये निर्भर करता है कि आलू का जो साइज़ है वो कितना बड़ा है, जो कंद है वो कितना बड़ा है। यदि कंद आपका 15 ग्राम है या 20 ग्राम है तब तो अच्छा है, लेकिन 15 ग्राम या 20 ग्राम से नीचे का कंद है तो उसको हम लोग सुझाव नहीं देते हैं लगाने के लिए। वो इसलिए नहीं देते हैं कि हो सकता है कि उसका प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुआ हो उस कंद का, या दूसरी बात ये हो सकती है कि बीमारग्रस्त वो कंद है। तो हम लोग इसलिए सजेस्ट करते हैं किसान भाइयों को कि आप उस तरीके का कंद इस्तेमाल न करिए जिनका साइज़ जो है वो लगभग 15 से 20 ग्राम से मतलब 15 ग्राम से नीचे हो। 15 से 20 ग्राम का जो कंद है उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। रही बात काट करके लगाने की या पूरा लगाने की, तो मेरा यहाँ पे एक सुझाव ये है कि यदि 15 से 20 ग्राम का है तो उसको बिना काटे लगाइए, लेकिन यदि उससे बड़ा आलू है तो उसको काट करके लगाइए। मतलब कटे हुए पीस में कम से कम 2 से 3 आँख जरूर होना चाहिए। और यहाँ पे ये भी हम ये बताना चाहेंगे किसान भाइयों से कि जो कटा हुआ आलू है उसका भी साइज़ लगभग 25 से 30 ग्राम होना चाहिए, तभी जा कर के आप अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक डिस्टेंस की बात है तो ये निर्भर करता है आलू के साइज़ पे, उसमें इंटरक्रॉपिंग कोई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर, और साथ ही साथ पौधे से पौधे की जो दूरी है उसके ऊपर। तो मैं यहाँ पे एकदम क्लियर कट बताना चाह रहा हूँ किसान भाइयों से कि यदि आप इंटरक्रॉपिंग नहीं करने जा रहे हैं तब आपका डिस्टेंस कितना होगा, और इंटरक्रॉपिंग करने जा रहे हैं तब आपका डिस्टेंस कितना होगा। यदि आप इंटरक्रॉपिंग नहीं करने जा रहे हैं, किसी फसल का अंतर्वर्ती फसल किसी दूसरे फसल का आप अपने आलू के खेत में नहीं करने जा रहे हैं, उस स्थिति में आपका जो ये होगा, मतलब जो डिस्टेंस होगा, रो से रो की दूरी जो होगी वो लगभग 50 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर होगी, 40 से 50 सेंटीमीटर, और पौधा से पौधा की दूरी मतलब कंद से कंद की जो दूरी होगी वो 10 से 15 सेंटीमीटर के आसपास होगा। आसपास नहीं, 10 से 15 सेंटीमीटर ही होगा। लेकिन यदि आप आलू की खेती में आप यदि मक्का का इंटरक्रॉपिंग करना चाहते हैं, अंतर्वर्ती खेती करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपका जो लाइन से लाइन की दूरी है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, लगभग 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 60 सेंटीमीटर यदि आप करते हैं तो उसमें आप अंतर्वर्ती खेती जो है वो मक्का का ले सकते हैं। और इस तरीके से क्या होता है कि जो आपका दोनों फसल हो जाएगा, आलू भी आपको मिल जाएगा और मक्का भी मिल जाएगा, और इस तरीके से कम फसल में, कम एरिया में, कम जगह में हम दोनों क्रॉप ले सकते हैं सर। हम आपसे वैज्ञानिक सलाह चाहेंगे, बीज दर 1 एकड़ में लगभग कितना होना चाहिए, और उर्वरक प्रबंधन में कंपोस्ट की व्यवस्था कैसे किसान करें, ये, और रासायनिक खाद की व्यवस्था कैसे करें? जहाँ तक बीज दर की बात है तो ये निर्भर करता है कि आप किस साइज़ का कंद इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि 15 सेंटीमीटर का 15 ग्राम का यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। यदि 20 ग्राम का कंद इस्तेमाल कर रहे हैं तो 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप बुआई कर सकते हैं। जहाँ तक वैज्ञानिक विधि की बात है तो हम हमेशा से कहते आए हैं, हम अभी भी कह रहे हैं कि बुआई के पहले यदि बीज उपचार ज़रूर करना चाहिए। बीज उपचार के लिए बहुत सारी दवाएँ हैं, जैसे मैंकोजेब से कर सकते हैं, कार्बेंडाजिम से कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि आपके खेत में बीमारी का प्रकोप नहीं होगा, कम होगा, या होगा भी तो बहुत देर से आएगा आपके खेत में बीमारी। तो ये सावधानी बरतना चाहिए। दूसरी बात सर, आपने कहा कि खाद कितना देना चाहिए, तो मैं आपसे यहाँ पे बताना चाहूँगा, या किसान भाई भी जानते हैं इस बात को अच्छी तरीके से, कि आलू की खेती में जो है वो जो कंपोस्ट है या नहीं तो फर्टिलाइज़र है वो काफ़ी अधिक मात्रा में लगता है, काफ़ी, तभी जाकर के उसका उत्पादन अधिक हो पाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम किसान भाइयों से यहाँ सुझाव देना चाहेंगे कि बुआई से पहले कम से कम 200 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद, या नहीं तो 50 क्विंटल जो है ये वर्मी कंपोस्ट, अंतिम दोनों में से कोई एक, या तो 200 क्विंटल जो है वो सड़ी हुई गोबर की खाद, या नहीं तो 50 क्विंटल जो है वो वर्मी कंपोस्ट, दोनों में से कोई एक, और 5 क्विंटल जो है या तो नीम की खली हो, करंज की खली हो, या सरसों की खली हो, ये दोनों मिलाकर के खेत में छिड़काव हम लोग कर देते हैं जुताई से पहले, लगभग 1 सप्ताह पहले, बुआई से 1 सप्ताह पहले। उसके बाद हम लोग जुताई करते हैं। तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होता है, साथ ही साथ मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो भी बना रहता है। और यदि हम नीम केक देते हैं तो जो कीड़े मकोड़े हमारे खेत में वो भी मर जाते हैं। तो इस तरीके से करना चाहिए। जहाँ तक रासायनिक फर्टिलाइज़र का बात है तो इसके लिए जो अनुशंसित मात्रा है, जो वैज्ञानिक विधि के द्वारा निर्धारित किया गया है, उसके हिसाब से 150 केजी नाइट्रोजन देना है, 90 केजी जो है वो DAP फास्फोरस देना है, और 100 केजी जो है पोटास की मात्रा देते हैं। इसमें देने की जो विधि है, हम लोग क्या करते हैं कि आधी मात्रा नाइट्रोजन की, पूरी मात्रा फास्फोरस की और पूरी मात्रा पोटास की अंतिम जुताई से पहले खेत में छींट देते हैं, और छींटने के बाद पाटा लगाते हैं, और पाटा लगाने के बाद तब हम आलू की बुआई करते हैं। और आधी मात्रा जो नाइट्रोजन की बच जाती है वो 30 से 35 दिन के बाद जब हम लोग फिर से मिट्टी चढ़ाते हैं, तो मिट्टी चढ़ाने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो लाइन्स में हम लोग बोए हुए हैं आलू, तो 2 लाइन के बीच में इसको छिड़काव कर देते हैं और कुदाल से उसको मिला देते हैं, और मिलाने के बाद तब फिर क्या करते हैं कि मिट्टी चढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो बचा हुआ नाइट्रोजन है वो अच्छी तरीके से खेत में मिल जाता है, और जो एक अच्छा उत्पादन प्राप्त होना चाहिए, जो उत्पादन प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि आपका जो खाद है, रासायनिक खाद है, वो 2 भाग में देना चाहिए, 2 बार में देना चाहिए। एक तो बेसल एप्लीकेशन के रूप में देना चाहिए, और दूसरा जो है 30 से 35 दिन के बाद जो आप मिट्टी चढ़ाने जाते हैं पानी दे करके, वो उस समय देते हैं, तो आपको अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। शुरू में हम लोग रासायनिक खाद इसलिए देते हैं या कंपोस्ट इसलिए देते हैं कि जो पौधे का बढ़वार है वो अच्छे तरीके से हो, क्योंकि आलू की खेती के लिए वो ज़्यादा कंपोस्ट चाहिए या खाद चाहिए, इसलिए हम लोग उसको बेसल के रूप में भी देते हैं और फोलियर में भी देते हैं, बाद में भी देते हैं, जब मिट्टी चढ़ाते हैं उस समय भी देते हैं। अब प्रश्न है कि आलू का बीज किसान कैसे प्राप्त करें? कृषि विज्ञान केंद्रों में चाहे विश्वविद्यालय स्तर पर तो उपलब्ध है ही, और आलू अनुसंधान केंद्र भी है पटना में, तो वहाँ से भी किसान लेते हैं, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर उपलब्धता वहाँ भी नहीं रहती है, इसलिए बहुत से किसान को बीज उपलब्ध नहीं हो पाता है। बीज खरीदना होगा बाज़ार से तो उस समय किसान क्या ध्यान देंगे? सर 2-3 बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एक तो हम पहले जब दुकान में जाए या कहीं किसी कृषि विज्ञान केंद्र में या किसी सरकारी संस्थान में जाते हैं तो सबसे पहले तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, हम किस तरीके का सीड इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, वो किस तरीके का आलू लगाना, वो चिप्स के पर्पज़ से लगाना चाह रहे हैं या खाने के पर्पज़ से लगा रहे हैं। एक तो ये ध्यान देना होगा कि उस तरीके का किस वहाँ पे उपलब्ध है कि नहीं। सपोज यदि हम दुकान में जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमको बिना कहे हुए हम आलू लाते हैं और कहते हैं कि हमको चिप्स
के पर्पज़ से इसको लगाना है तो वो जो कॉमन आलू है उसका चिप्स ठीक तरीके से नहीं होता। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि आलू आपका बिल्कुल शुद्ध हो, स्वच्छ हो, उसमें किसी बीमारी और कीट का प्रकोप नहीं हो। यदि बीमारी और कीट का प्रकोप होता है तो फिर वो कैरी ऑन होते चला जाता है। तो ये दो बातें हुई सर। एक तो आलू आपका बिल्कुल शुद्ध हो, उस बीमारी रहित हो, कीट रहित हो, उसका ध्यान रखेंगे खरीदते समय। दूसरा जो है कि किस पर्पज़ से हम ले रहे हैं वो पर्पज़ मीट होना चाहिए, उसी के हिसाब से हम लोग आलू की किस्मों का सिलेक्शन करेंगे। ये दो बात बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब प्रभेद की बात, उसकी भी चर्चा हम लोग कर लें। अनेक तरह के प्रभेद आलू में भी हैं, किस्में हैं। कुछ जल्दी तैयार होने वाली किस्में हैं, कुछ आगात आलू के रूप में उसकी खेती करते हैं, कुछ मध्यकालीन है, कुछ देर से तैयार होने वाली किस्में हैं। तो कौन कौन सी किस्में हैं और किसान को कम खर्चे में ज़्यादा लाभ देने वाली कौन किस्में हैं, इसके ऊपर भी हम आपसे कुछ जानकारी चाहेंगे। बहुत सारी किस्में हमारे आसपास में उपलब्ध है, सरकारी संस्थान में उपलब्ध है। जैसे राजेंद्र आलू 3 की बात करें तो ये एक मध्यम अवधि में तैयार होने वाली फसल है। कुफरी ज्योति चिपसोना है, उसके बाद कुफरी चिपसोना है, कुफरी ज्योति है, ये सब सारी कुफरी अशोका है, कुफरी पुखराज है। ये कुछ ये सर तो ये कुछ किस्में हैं जिनको कि हम खरीद करके लाए और लगा सकते हैं। ये मध्यम अवधि में तैयार होने वाली लगभग 100 से 110 दिन में तैयार हो जाती है। लेकिन जो किसान भाई लेट से लगाते हैं या जिनको ज़्यादा अवधि वाला सीड चाहिए होता है, उसके लिए कुफरी लालिमा है, कुफरी सिंदूरी है या राजेंद्र वालू उपज क्षमता लगभग 3 से 350 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दर से है। कि जो किसान भाई चिप्स के पर्पज़ से यदि खेती करना चाह रहे हैं आलू का, तो उनके लिए जो है वो कुफरी चिपसोना 1 और कुफरी ज्योति जो है, ये 2 किस्में हैं जिनका चिपसोना 2 भी है। तो इनका कर सकते हैं और इनका जो साइज़ होता है बिल्कुल अंडा के जैसा होता है और इनका जो कलर है बिल्कुल वाइट कलर का होता है। तो ये 2 किस्में जो है वो काफ़ी प्रचलित है, 2-3 किस्में काफ़ी प्रचलित है। तो उनका खेती करके आप अच्छा आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। खरपतवार भी बहुत बड़ी समस्या है हर फसल के लिए। आलू के लिए तो और ज़्यादा परेशानी खरपतवार उत्पन्न करते हैं। तो आलू की रोपाई के तुरंत बाद खरपतवार नियंत्रण के लिए किसान क्या प्रबंधन करेंगे? एक तो यदि हम अपने खेत को अच्छी तरीके से तैयार कर देते हैं, जैसे पहले से खेत में खरपतवार है और खेत की अच्छी तरीके से जुताई करते हैं, खरपतवार उसमें से निकाल लेते हैं, तो ये बहुत कम संभावना रहती है कि आपके खेत में फिर से खरपतवार उगे। लेकिन फिर भी किसी कारणवश हम अपने खेत को ठीक तरीके से तैयार नहीं कर पाए हैं और हमको ये लग रहा है कि नहीं आने वाले समय में खरपतवार उग जाएंगे हमारे खेत में, तो इसके लिए प्री इमरजेंस जो खरपतवार निकलने से पहले वाली जो दवा है उसका यदि हम लोग छिड़काव करते हैं बुआई के 2 से 3 दिन के अंतर्गत, तो जा करके क्या होता है कि हमारे खेत में खरपतवार नहीं निकलता है। और इसके लिए जो दवा है, जो सबसे बढ़िया दवा है, वो पेंडीमिथलिन है। पेंडीमिथलिन की जो मात्रा है वो 3.3 kg लीटर जो है वो 1000 लीटर पानी में मिला करके यदि हम 1 हेक्टेयर खेत में स्प्रे करते हैं तो जा करके क्या होता है कि हमारा खरपतवार नहीं निकलता है। यहाँ पे एक और बात हम ऐड करना चाहेंगे, किसान भाइयों से सुझाव देना चाहेंगे कि जब भी हम लोग खेत में इस दवा का स्प्रे करते हैं तो शाम के समय करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब सिंचाई की व्यवस्था, बहुत से हमारे कृषि वैज्ञानिक का कहना है कि नहीं रोपाई के तुरंत बाद कर देनी चाहिए सिंचाई। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं 10 से 15 दिन के भीतर हो। हमारे किसान आमतौर पर अंकुरण के बाद सिंचाई करते हैं और वो भी सतही सिंचाई नहीं होनी चाहिए, फ्लडिंग जो सिस्टम है वो नहीं होना चाहिए। तो सिंचाई कब करें और सिंचाई की विधि क्या होगी? 2-3 बात ध्यान रखना ज़रूरी है। एक तो जब हम लोग बुआई करते हैं उस समय हम लोग ये कहते हैं कि खेत में आपके प्रॉपर नमी होना चाहिए, तभी जा कर के बुआई करिए। उसके बाद सिंचाई की बात आता है तो सिंचाई में हम लोग ये सजेस्ट करते हैं किसान भाइयों को कि बुआई के 10 दिन के बाद जो है वो पहली सिंचाई हो जानी चाहिए। पहली सिंचाई 10 दिन के बाद इसलिए कि कभी कभी क्या होता है कि प्रॉपर मॉइस्चर न होने की वजह से अंकुरण ठीक से नहीं हो पाता है। इसलिए हम लोग सजेस्ट करते हैं कि 10 दिन के अंदर जो है वो पहली सिंचाई ज़रूर हो जानी चाहिए, तभी जा कर के जो जर्मिनेशन ठीक से हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो वो भी हो जाता है। तो 10 से लेकर के पहली सिंचाई तो 10 दिन के बाद कर देना चाहिए, लेकिन किसी भी कीमत पे 10 से 20 दिन के अंतर्गत एक सिंचाई जरूर हो जाना चाहिए। यदि 20 दिन के बाद आप पहली सिंचाई करते हैं तो आपके उत्पादन में सीधे आधा, मतलब आपका उत्पादन सीधे आधा हो जाता है, बहुत हानि उठाना पड़ता है। इसलिए हम सजेस्ट करना चाहेंगे यहाँ से किसान भाइयों को कि पहली सिंचाई तो 10 दिन के बाद ज़रूर दे दीजिए। तो 10 दिन के बाद नहीं देना मतलब नहीं हो पा रहा है तो 20 दिन के अंदर 10 से 20 दिन के अंतर्गत जो है वो एक सिंचाई ज़रूर दीजिए। दूसरी बात जो है, जहाँ तक मतलब पानी कितना दे खेत में, तो इसमें फ्लड इरिगेशन नहीं करना। ऐसा नहीं कि पूरे कुंड को भर देना है। आप जब पानी देते हैं खेत में तो आधा ही
उसको दीजिए, अपने लाइन में दीजिए, और आधा खुद से वो मॉइस्चर से वो आधा जो आपका एरिया होता है आधा एरिया खुद से भीग जाता है। आलू को पानी ज़रूर चाहिए, लेकिन फ्लड वाला पानी नहीं चाहिए, क्योंकि जब फिर वाटरलॉगिंग कंडीशन होगा तो आपका पौधा सूखने लगेगा। इसलिए उतना ही पानी दीजिए जितना उसको चाहिए होता है। पानी उसको खिलाना नहीं है, बस पानी देना है सर। तो इस हिसाब से हम कहना चाहेंगे कि पानी दीजिए, लेकिन कंट्रोल्ड कंडीशन में दीजिए, और जो समय निर्धारित है उसके हिसाब से दीजिए, तो ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होगा। उसके बाद हम ये भी कहना चाहेंगे कि किसान भाइयों को कि कम से कम 4 से 5 बार सिंचाई ज़रूर दीजिए। ये खेत में जाने से पता चल जाता है कि हमारे खेत में नमी है कि नहीं, मॉइस्चर है कि नहीं, और उसके हिसाब से आप 4 से 5 इरीगेशन देते हैं तो आपको ऑप्टिमम उत्पादन जो है वो प्राप्त होता है। अब समस्या आती है कि सिंचाई के बाद किसान भाई जो हमारे हैं उसमें जब आलू का अंकुरण हो जाता है, तो अंकुरण होने के बाद उपरिवेशन की बात आती है नाइट्रोजन की। तब बहुत से किसान उसमें 2 बार 3 बार करके यूरिया देते हैं, चाहे नाइट्रोजन देते हैं। आप कृषि वैज्ञानिक का कहना है कि नहीं, एक तो बेसल डोज के रूप में शुरू में दीजिए, और 25-30 दिन के बाद जो सिंचाई करते हैं उसके बाद आप दीजिए उसमें। तो क्या तरीका होना चाहिए? इस बात को मैंने पहले भी रखा है, मैं फिर वही उसी बात को दोहरा रहा हूँ कि जो हमारा केमिकल फर्टिलाइज़र है उसको हम लोग 2 पार्ट में देते हैं। एक तो बेसल एप्लीकेशन करते हैं, और दूसरा जो है फोलियर स्प्रे के रूप में 30 से 35 दिन के बाद जब मिट्टी चढ़ाने की बारी आती है दूसरी बार, तो उस समय देते हैं। ये 2 कंडीशन जो है ऐसे डिसाइड नहीं किया गया, ये वैज्ञानिक तरीके से किया, मतलब काफ़ी सारे ट्रायल के बाद, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट के बाद ये डिसाइड किया गया है कि नहीं, 2 समय में, एक तो बेसल एप्लीकेशन के रूप में और दूसरा यदि फोलियर के रूप में देना पड़े तो वो जो है वो 30 दिन के बाद मिट्टी चढ़ाते समय यदि दिया जाए तो अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। हमें लगता है कि इसके बियॉन्ड नहीं ये देना चाहिए सर। आलू बीमारी के प्रति बहुत संवेदनशील है, बहुत बीमारी लगती है उसमें, कुछ कीड़े भी लगते हैं, लेकिन आलू कीड़ों से उतना बर्बाद नहीं होता है जितना बीमारी से बर्बाद होता है। जैसे अगेती झुलसा, पछेती झुलसा, अंगमारी, अनेक तरह की बीमारियां उसमें लगती हैं। कौन कौन सी बीमारियां आलू में लगती हैं, और इन बीमारियों से किसान अपनी फसल को कैसे बचावें? इस एरिए में, मतलब जो हमारा पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट है, इस एरिए में 4-5 बीमारी काफ़ी कॉमन है, और 1-2 कीट काफ़ी कॉमन है। लेकिन इन 4-5 बीमारियों में 2-3 बीमारी जो है वो तो आना ही आना है इस एरिया में। खास करके यदि मैं पहला नंबर की बात करूं तो उसमें पछेती झुलसा का नाम पहला आता है, नंबर 1 पे आता है। और पछेती झुलसा का प्रकोप खास करके जब 15 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक जब तापमान काफ़ी कम हो जाता है, लगभग 10 डिग्री से नीचे आ जाता है, 15 डिग्री से नीचे आ जाता है, और जो ह्यूमिडिटी है वो लगभग 100% के आसपास चला जाता है, तो इस बीमारी का प्रकोप काफ़ी अधिक हो जाता है। इसके लिए किसान भाइयों को ये सावधानी बरतनी चाहिए, ये कि एक तो बीज उपचार करके अपने कंद को लगाए, अपने आलू को लगाए, तो जाकर के बीमारी को हम कुछ दिन तक रोक सकते हैं। दूसरा ये सुझाव है मेरा कि जैसे ही 15 दिसंबर आता है तो 15 दिसंबर के समय एक छिड़काव मैंकोजेब का जरूर कर दिया जाए। आपके खेत में बीमारी का प्रकोप है तब भी, नहीं है तब भी, मैंकोजेब नामक दवा से एक बार 2.5 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में मिला करके यदि हम स्प्रे करते हैं तो ये क्या होता है कि पछेती झुलसा का प्रकोप नहीं हो पाता है, मतलब नहीं होता है, या होता है तो देर से होता है। अब सवाल ये उठता है कि पछेती झुलसा को किसान भाई पहचानेंगे कैसे? मेरा मानना तो ये है कि वो खुद से पहचानते होंगे, लेकिन फिर भी इस माध्यम से हम एक बार बताना चाहेंगे कि पछेती झुलसा का जो लक्षण है, वो सिम्टम वो किस तरीके से होता है। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि पछेती झुलसा का प्रकोप सबसे पहले पौधे की जो निचली पत्तियाँ हैं, जो मैच्योर पत्तियाँ, उस पत्तियों पे इस बीमारी का प्रकोप सबसे पहले या तो पत्तियों के टीप से या नहीं तो किनारे से शुरू होता है। और पत्तियों के टीप और किनारे से इसलिए शुरू होता है कि वहाँ पे पानी की मात्रा काफ़ी अधिक होता है। आप सुबह में जब जाकर के देखेंगे खेत में तो आप देखिए कि वहाँ पे पानी का जो ड्रॉप है वो जमा रहता है, और ये जगह जो है उस बीमारी के ग्रोथ डेवलपमेंट में काफ़ी कारगर होता है। इसलिए इस बीमारी का शुरुआत जब भी होता है वो पौधे की ऊपरी सतह पे किनारे से या नहीं तो टिप से शुरू होता है, और धीरे धीरे ये फैलते हुए पूरी पत्ती में फैल जाते हैं बीज के तरफ से, और अंत में ऐसा होता है कि पूरा पत्ती ही आपका जल जाता है। तो ये काफ़ी महामारी वाला बीमारी है। यदि इसमें हम लोग ध्यान नहीं देते हैं तो 2 से 3 दिन के अंतर्गत ये फसल जो है वो मतलब जल जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसके लिए किसान भाई से मेरा निवेदन यह है कि 15 दिसंबर के बाद एक स्प्रे जरूर कर दे मैंकोजेब नामक दवा से। दूसरा स्प्रे आप चाहे तो इसी दवा का कर सकते हैं, या नहीं तो रीडोमिल का जो छिड़काव है वो कर सकते हैं। रीडोमिल MZ 2.5 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में मिला करके उसका छिड़काव किया जा सकता है। ये 2 दवा या 3, ये 2 दवा है
15 दिन के इंटरवल पे या 12 दिन के इंटरवल पे यदि 3 बार स्प्रे करते हैं तो पछेती झुलसा का प्रकोप आपके खेत में नहीं होता है। और यदि इस तरीके से नहीं किया जाए तो फिर पछेती झुलसा का प्रकोप काफ़ी होता है और डंठल के अलावे फिर हम लोग बाद में कुछ नहीं बचता है, एकदम एपिडेमिक फॉर्म में आता है। तो इस पर काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है, खास करके जब 15 दिसंबर आ जाता है। और 15 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक काफ़ी कॉन्शियस रहना पड़ेगा, तभी जा करके इस बीमारी से हम निजात पा जाएंगे अपने खेत में। दूसरी बात है, एक जो वायरल बीमारी है पोटैटो लीफ रॉल हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि पौधे की पत्तियां ऊपर की तरफ ऐसे मुड़ जाती है और जिससे क्या होता है कि बाद में ये पत्तियां जो है धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाता है और आपका उत्पादन उतना नहीं हो पाता। इस मोजाइक कह सकते हैं। हालांकि मोजाइक और इसमें थोड़ा सा अंतर है, इसमें जो रोलिंग होता है ऊपर की तरफ होता है और मोजाइक जो होता है वो थोड़ा गद्दादार होता है। विषाणु जनित रोग है, इनका जो ट्रांसमिटिंग एजेंट है वो कीड़ा है जिसको कि हम लोग एफिड के नाम से जानते हैं। और हम सभी जानते हैं कि अभी तक वायरस के अगेंस्ट में कोई दवा आया नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो उनके ट्रांसमिटिंग एजेंट है, जो एक पौधा से दूसरे पौधा में बीमारी फैला रहा है, जिसको हम कह रहे हैं कि एफिड है, उसके मैनेजमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं कि या तो नीम ऑयल का इस्तेमाल किया जाए 1500 ppm 5 ml 1 लीटर पानी में मिला करके कर सकते हैं, या नहीं तो इमिडाक्लोरोपिड जो अच्छी दवा है, खास करके सिस्टेमिक में अच्छी दवा है, उसका इस्तेमाल भी 1 ml दवा जो है वो 2 लीटर पानी में मिला करके यदि हम लोग स्प्रे करते हैं शाम के समय, तो क्या होता है कि बीमारी का जो प्रसार है वो एक पौधा से दूसरे पौधा या एक खेत में दूसरे खेत में नहीं हो पाता है। एक तो ये माध्यम है जिससे कि हम बीमारी को रोक सकते हैं। दूसरा विधि ये है, दवा छींटने से पहले, हालांकि जब ये बीमारी आता है आपके खेत में तो 1 या 2 पौधे तक ही ये सीमित रहता है। यदि उन पौधों को, बीमारग्रस्त पौधों को यदि हम हटा दें, निकाल दें अपने खेत से, तो ये बीमारी का फैलाव दूर तक नहीं हो पाता है, एक पौधे से दूसरे पौधे तक नहीं हो पाता है। लेकिन यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हमारे पास एक ही विकल्प बचता है कि या तो हम दवा का स्प्रे करें, तो उससे क्या होता है कि बीमारी फैलता नहीं है और हमारा जो फसल है वो बच जाता है। जहाँ तक कीड़ों की बात है तो कीड़े भी जो है 2-3 कीड़े हैं जो काफ़ी इसमें लगते हैं। जैसे एक तो कटवर्म है, जो कि आप देखिए कि जैसे ही पौधा निकलता है आपके उससे मेड़ से, तो वो नीचे से ही काट देता है। तो यदि इस तरीके का कीड़े, कटवर्म नामक कीड़े यदि आपके खेत में लग रहे हैं तो उसके लिए एक दवा क्लोरोपाइरीफॉस उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्लोरोपाइरीफॉस 20% 1 से 1.5 ml मात्रा 1 लीटर पानी में मिला करके यदि स्प्रे करते हैं तो क्या होता है कि कीड़ों का प्रकोप आपके खेत से ख़त्म हो जाता है। और इस तरीके से यदि आप मैनेजमेंट करते हैं तो आपको भरपूर उपज प्राप्त होता है। किसान भाइयों, आलू की वैज्ञानिक खेती आप कैसे करेंगे, इस विषय पर डॉक्टर शर्मा ने आपको बहुत अच्छी जानकारी दी। हम उम्मीद करते हैं कि इनके द्वारा जो दी गई जानकारी है निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे। हमारे खेत खलिहान कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। मिलते हैं खेत खलिहान कार्यक्रम के अगले अंक में, तब तक चाहेंगे अनुमति और आपके तरफ से भी देंगे धन्यवाद डॉक्टर साहब को। और एक बात और आपसे कहना चाहते हैं कि आपको बीज वगैरह संबंधी कोई समस्या हो तो आप आलू अनुसंधान केंद्र पटना से आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से बहुत सारा मार्गदर्शन आपको मिलेगा। तो देखते रहिए DD बिहार। दीजिए अनुमति, नमस्कार।